शेल सिटी पर हमला होता है और 153rd मरीन कोर बेस का एक ऑफिसर मिस वैलेंटाइन के हाथों मारा जाता है, जो बैरोक वर्क्स नाम की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। जब कमांडर रिपर को एहसास होता है कि दुश्मन अंदर घुस चुके हैं, तो वो और उसके आदमी बेस को बचाने की तैयारी करते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं और अपने हथियार निकाल लेते हैं। लेकिन जब दरवाजे खुलते हैं तो सेलर्स के सामने एक औरत होती है और वो गोली चलाने में हिचकिचाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए निको रॉबिन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और दूर से ही दुश्मनों को हरा देती है, जहां उनके जिस्मों से कई सारे हाथ निकलने लगते हैं। जब रॉबिन हॉलवे में आगे बढ़ती है, वो देखती है कि उसके निकलने वाले हाथ सोल्जर्स को तबाह कर रहे हैं और फिर वो लिम्स गायब हो जाते हैं, जिससे गुलाबी पत्तियों की बारिश होती है। रिपर के पास पहुंचकर वो एक सेलर को मजबूर करती है कि वो अपने ही कमांडर पर बंदूक ताने, और फिर रॉबिन का एक हाथ ट्रिगर दबा देता है। हमला खत्म होने पर टीम को पता चलता है कि मिस्टर 7 ज़ोरो के साथ मुकाबले में मारा जा चुका है, और वो इस ठंडे नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्हें उसकी जगह किसी और को ढूंढना होगा। मगर उससे पहले वो फैसला करते हैं कि वो उस सोर्ड्समैन के पीछे जाएंगे ताकि उसे दोबारा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की दावत दे सकें। इधर नामी ग्रैंड लाइन तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता ढूंढने के लिए मैप्स देख रही होती है, मगर सांजी उसे राजी कर लेता है कि सफ़र जारी रखने से पहले उन्हें रास्ता रोककर राशन जमा कर लेना चाहिए। वोटिंग के बाद स्ट्रॉ हैट्स लोक डाउन जाने का फैसला करते हैं, बावजूद इसके कि वो जानते हैं कि वहाँ मरीन्स का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर्स है, क्योंकि वो शॉपिंग के लिए उस इलाके का सबसे बेहतरीन शहर है। जब लफ़ी को पता चलता है कि लॉकडाउन वही जगह है जहां गोल्ड रॉजर को ख़त्म किया गया था और जहां से वन पीस की कहानी शुरू हुई थी, तो वो इस सफ़र के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मगर उसाप ऐसा नहीं सोचता। उसे लगता है कि उन लोगों से मिलने जाना जो उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं एक निहायत बुरा आइडिया है। जब पूरी गैंग शॉपिंग के लिए अलग होती है तो उसाप मौका पाकर काया को कॉल करता है, जबकि ज़ोरो नई तलवार ढूंढने निकल जाता है। मिस्टर इप्पोन मात्सो की दुकान में दाखिल होते ही ज़ोरो की मुलाकात ताशिगी से होती है और वो उस जवान लड़की से तलवार चुनने में मदद मांगता है। दुकान की तमाम तलवारों को देखते हुए ज़ोरो की नज़र सांदाई कितेत्सु पर पड़ती है, जो अपनी तीसरी नस्ल की मनहूस यानी कर्स्ड तलवार मानी जाती है। ताशिगी के मुताबिक बड़े बड़े नामवर स्वॉर्ड्समैन ने भी इसे चलाते हुए खौफनाक मौत का सामना किया था, जिससे ज़ोरो की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। जब उसे एहसास होता है कि मात्सु वो तलवार बेचना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके मालिक के लिए खतरा है, तो ज़ोरो एक शर्त लगाने का फैसला करता है और अपना हाथ आगे फैला देता है। वो तलवार को ऊपर उछालता है और जब वो देखता है कि ब्लेड उसके जिस्म को छुए बगैर सीधा निकल गई है और एक खराश तक नहीं आई, तो मत्सु ना सिर्फ वो कर्स्ड स्वॉर्ड ज़ोरो को बेच देता है, बल्कि उसे युबाशिरी भी तोहफे में दे देता है, जो उसके खानदान की एक कीमती निशानी होती है। शहर पार करते हुए जब लूफी उस प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा होता है जहां गोल्ड रॉजर को मारा गया था, तो उसकी मुलाकात दोबारा बगी से हो जाती है, जो उसका पुराना दुश्मन है और जिसने तकरीबन उसकी पूरी गैंग को तबाह कर दिया था। लूफी को पता चलता है कि उस जोकर ने अलविदा के साथ हाथ मिला लिया है ताकि उसे पकड़ सकें और उसके सर पर रखा इनाम हासिल कर सकें। लूफी अपना रबर वाला हाथ इस्तेमाल करके उन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर उसे पता चलता है कि वो औरत अब सूबे सूबे नो मी की नई मालिक है। डेविल फ्रूट खाने के बाद अलविदा का जिस्म इंतहाई फिसलने वाला हो गया है ताकि उस पर फेंकी गई कोई भी चीज़ उसे लग ना सके। उसी वक्त वो औरत अपना स्लिपरी रास्ता इस्तेमाल करते हुए लूफी पर हमला करती है, जिससे लूफी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसने कायरोसेकी की हथकड़ियाँ पहनी होती हैं, जिसमें समुंदर की तमाम खुसूसियात होती हैं और जो डेविल फ्रूट खाने वालों की पावर्स को ख़त्म कर देती हैं। इस दौरान गैंग के बाकी सारे लोग जमा हो जाते हैं और जब उन्हें एहसास होता है कि उनका कैप्टन गायब है, तो वो उसे ढूंढने निकलते हैं। जब लूफी को खत्म किया जाने वाला होता है तो सांजी और उसके दोस्त उसे बचाने पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने कैप्टन को बचाने से पहले अलविदा की क्रू को हराना होता है। मसला ये होता है कि अलविदा पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है और उसने पुरएतमाद पायरेट्स का एक लश्कर जमा कर लिया होता है, जो स्ट्रॉ हैट का सर चाहते हैं। लूफी को प्लेटफॉर्म पर ले जाने के बाद बगी अपना हथियार निकालता है ताकि उस लड़के का सर कल्म कर सके जो पायरेट किंग बनने के ख्वाब देखता है। जब लूफी को एहसास होता है कि उसके दोस्त उसे वक्त पर नहीं बचा पाएंगे, तो वो उनसे माफ़ी मांगता है कि उसे इतनी जल्दी उन्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है और अपनी मौत पर हंसने लगता है। मगर ब्लेड उसकी गर्दन तक पहुंचने से पहले ही लूफी देखता है कि आसमान से एक जोरदार बिजली गिरती है जो बगी के जिस्म पर लगती है,
फौरन ही वो प्लेटफॉर्म तबाह हो जाता है, मगर लूफी जिंदा बच निकलता है और अपने दोस्तों के साथ वापस शिप की तरफ भागता है। आधे रास्ते में टीम का सामना तशीगी से होता है और ज़ोरो अपने दोस्तों को शिप पर वापस जाने का कहता है, जबकि वो खुद वहाँ मामलात संभालता है। उसी वक्त ज़ोरो को पता चलता है कि वो जवान लड़की जिसने उसे तलवार चुनने में मदद की थी, दरअसल नेवी के लिए काम करती है। तशीगी बताती है कि उसे ये जानकर बहुत मायूसी हुई कि ज़ोरो एक पायरेट क्रू का हिस्सा है। मुकाबले के लिए ललकारे जाने पर ज़ोरो के पास अपनी तलवार निकालने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता और कुछ ही मिनटों में तशीगी हार जाती है, जिससे ज़ोरो अपने दोस्तों से जा मिलता है। इसी दौरान सांजी और लूफी मिलकर कैप्टन स्मोकर का मुकाबला करते हैं। स्मोकर नेवी ऑफिसर होने के साथ साथ एक डेविल फ्रूट यूजर भी होता है, जिसने सुपर पावर्स हासिल की होती हैं। लूफी को जल्दी एहसास होता है कि वो अपने दुश्मन पर एक भी वार नहीं कर पा रहा, क्योंकि स्मोकर का जिस्म धुएं से बना होता है। लूफी उसे हराने का कोई नया प्लान सोचने की कोशिश करता है, मगर तब तक वो पकड़ा जाता है और स्मोकर उसे खत्म करने ही वाला होता है कि अचानक एक पुरस्रार आदमी वहां आता है और ऑफिसर को लूफी को नुकसान पहुंचाने से रोक देता है। जब वो शिप पर पहुंचते हैं तो सैंजी पूछता है कि वो बचाने वाला आदमी कौन था, मगर लूफी कहता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। कुछ घंटों बाद फजर के वक्त ये ग्रुप रिवर्स माउंटेन पहुंच जाता है, जो ग्रैंड लाइन का दरवाज़ा है। लूफी खुशी से झूम उठता है, क्योंकि वो अपने बड़े ख्वाब के एक कदम और करीब पहुंच गया होता है। मसला ये होता है कि इसे पार करने के लिए क्रू को एक बड़े तंग रास्ते से गुजरना होता है, जहां सैकड़ों जहाज़ों का मलबा पड़ा होता है। नामी की हिदायत पर अमल करते हुए उसॉप किसी तरह शिप को कंट्रोल में रखता है, मगर उसे लहरों से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। जब सांजी और ज़ोरो देखते हैं कि उनका दोस्त मुश्किल में है, तो वो भी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर वो इतनी ज़्यादा ताकत लगा देते हैं कि गलती से शिप का रडर ही टूट जाता है। उसी वक्त नामी अपने दोस्तों को सेल्स एडजस्ट करने और स्टारबोर्ड की तरफ मुड़ने का कहती है, जबकि लूफी अपने इलास्टिक हाथों से चट्टानों को पकड़कर शिप को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर नामी और लूफी अपने सामने ग्रैंड लाइन देखकर खुश होते हैं, मगर जल्द ही उन्हें फिक्र होती है कि अब वो बोट को नीचे कैसे उतारेंगे। नीचे उतरते वक्त उनका सामना एक व्हेल से होता है, जो अपना मुंह खोले उनका इंतजार कर रही होती है और पूरा जहाज उसके पेट में चला जाता है। अपनी पावर्स की वजह से लूफी बच निकलता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो जानवर उसके दोस्तों को वापस कर दे। अचानक लड़का देखता है कि एक बूढ़ा आदमी व्हेल को ट्रैंक्विलाइजर डांट मारता है। लूफी उससे मदद मांगता है, मगर क्रोकस कहता है कि उसके दोस्त शायद अब जिंदा नहीं बचे। अपना तारुफ करवाने के बाद लाइट हाउस कीपर बताता है कि ये व्हेल सालों से रेड लाइन पार करने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल नामुमकिन है। इस दौरान नामी और बाकी क्रू व्हेल के पेट के अंदर होते हैं और अपने शिप को ठीक करने और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तलाश के दौरान सैंजी और उसॉप अचानक मिस्टर नाइन को देखकर हैरान रह जाते हैं, जो उनका शिप चुराने के लिए उन पर हमला करता है, मगर लड़ाई के दौरान अपने दुश्मनों तक पहुंचने की कोशिश में उस पागल का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। शिप पर नामी मिस वेंसडे को देखकर हैरान होती है और उससे हार जाती है, जो नामी को शिप छोड़ने पर मजबूर कर रही होती है। लेकिन सैंजी और उसोप सही वक्त पर पहुंच जाते हैं और वेंसडे को पीछे हटना पड़ता है, जब उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर पकड़ा गया है। जब क्रोकस को एहसास होता है कि लूफी अपने दोस्तों को बचाए बगैर पीछे नहीं हटेगा, तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है और बताता है कि लबून के पास सही सलामत पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बूढ़े आदमी के मुताबिक वो व्हेल रंबर पायरेट्स के कैप्टन यॉकी की क्रू का मेंबर थी। अपनी ग्रुप से अलग होने के बाद व्हेल ने अकेले खुले समुंदर में तैरना शुरू किया और वेस्ट ब्लू में पायरेट्स का पीछा करने लगी। जब उन्हें पता चला कि उस जानवर को संगीत से कितनी मोहब्बत है, तो रंबर पायरेट्स उससे मुंसलिक हो गए और तब से लबून उनकी क्रू का ऑफिशियल मेंबर बन गई। मगर यॉकी जानता था कि ये व्हेल ग्रैंड लाइन के खतरनाक पानियों में जिंदा नहीं बच सकेगी, जहां हर तरह के समुद्री मॉन्स्टर्स रहते हैं। इसलिए उसने क्रोकस से मदद मांगी कि वो लबून को तब तक महफूज रखे जब तक उनकी क्रू अपना सफ़र ख़त्म करके वापस न आ जाए। लेकिन साल गुजर गए और लबून की क्रू कभी वापस नहीं आई। बेचारी व्हेल को लगता है कि उसके दोस्त उस दीवार की दूसरी तरफ सफ़र कर रहे हैं और अगर वो उसे पार कर ले तो उन तक पहुंच जाएगी। मगर सच ये है कि रेड लाइन नाकाबिले तस्खीर है और अगर वो इसी तरह करती रही तो वो चट्टानों से अपना सर टकराकर अपनी जान गंवा देगी। दिन ब दिन क्रोकस पूरी कोशिश करता है कि व्हेल खुद को नुकसान न पहुंचाए।
मगर जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है वो फिर से सर मारना शुरू कर देती है। जब लूफी जानवर की दीवार पार करने की कोशिश की आवाज़ सुनता है तो वो अपनी जान खतरे में डालकर उसके पास जाता है और रुम्बा पायरेट्स का मशहूर गाना गाना शुरू कर देता है। वो गाना सुनकर लबून सतह पर वापस आ जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो गाना उसे अपने पुराने दोस्तों की याद दिलाता है। लूफी वेल से अपने दोस्तों को छोड़ने का कहता है और जानवर अपना मुंह खोल देता है ताकि वो बाहर निकल सके। सफ़र जारी रखने से पहले लूफी लबून के सर पर एक स्कल पेंट कर देता है और ऐलान करता है कि अब ये उसकी क्रू का हिस्सा है, इसलिए अब वो अपना सर दीवार से नहीं टकरा सकती क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ये निशानी मिट जाएगी। आखिर में लूफी वादा करता है कि जैसे ही उसका मिशन खत्म होगा वो लबून के लिए वापस आएगा और वो दोनों साथ सफ़र करेंगे। ये कहकर स्ट्रॉ हैट्स अपने सफ़र पर निकलते हैं और अपने 2 नए कैदियों को भी साथ ले जाते हैं। मगर लूफी की मासूमियत की वजह से, जिसे लगा कि मिस वेंसडे को आज़ाद करना एक अच्छा आइडिया है, वो दोनों कैक्टस आइलैंड पहुंचने से पहले ही भाग निकलते हैं। वहां पहुंचकर लूफी और उसकी क्रू देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहां के रहने वाले और मेयर उनका बहुत शानदार इस्तकबाल करते हैं, जो थोड़ा मशकूक लगता है। आमतौर पर लोग पायरेट्स को पसंद नहीं करते, मगर विस्की पीक में इगराम कहता है कि समुद्री मुसाफिरों का बहुत खैर मकदम किया जाता है। जब घंटी बजती है तो वो शख्स अजनबियों को खाने पर बुलाता है और पूरी क्रू के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। पूरी रात ऊसॉप लोगों को अपने पिछले दिनों के कारनामों की कहानियां सुनाता है और खुद को एक बड़ा हीरो साबित करने की कोशिश करता है। एक नन से पीने के मुकाबले में पैसे जीतने के बाद नामी कैक्टाई की चोटी पर चढ़ने का प्लान बनाती है ताकि वो आइलैंड का बेहतर नज़ारा कर सके और उसे अपने मैप्स में शामिल कर सके। लेकिन वो नशे में धुत नन उसे वहां जाने से मना करती है, जिससे नामी को एहसास होता है कि वो लोग कुछ छुपा रहे हैं और वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्साइटेड हो जाती है। उसी वक्त सांजी और उसॉप को 2 खूबसूरत औरतें एक प्राइवेट पार्टी के बहाने ले जाती हैं, जबकि लूफी इगाराम के दिए गए दावत के मज़े उड़ा रहा होता है। खाने के दौरान मेयर लूफी के पास आता है और कहता है कि वो उसके सर पे रखी नेवी की बाउंटी से बहुत इम्प्रेस्ड है। लूफी को लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा ना करने का मशवरा देने के बाद वो शख्स बताता है कि वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिसमें मिस वेंसडे काम करती है और उसका कोड नेम मिस्टर 8 है। अपने सैक्सोफोन की मदद से वो क्रिमिनल लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है और उसे सुला देता है। आइलैंड के गिर्दो-नवाह की छानबीन करते हुए नामी को वो राज पता चल जाता है जो वहाँ के रहने वाले छुपा रहे थे। सच ये होता है कि उस शहर का हर बंदा पायरेट से नफरत करता है और वो सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए इतने अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे। उस बंदे का सच सुनने के बाद नामी उसे अपने डंडे से मारकर बेहोश कर देती है और अपने दोस्तों को वार्न करने के लिए भागती है। जब ज़ोरो बार से निकलता है तो 2 आदमी उसका पीछा करते हैं और उसे एहसास होता है कि वो उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नशे में होने के बावजूद वो सोड्समैन बाआसानी अपने दुश्मनों को ढेर कर देता है। अपने दोस्त को ढूंढने के बाद नामी ज़ोरो को संजी और उसॉप को ढूंढने का कहती है, जबकि वो खुद लूफी के पीछे जाती है। जब ज़ोरो बार में दाखिल होता है और दर्जनों दुश्मनों को अपनी तरफ आता देखता है तो वो खुश हो जाता है कि आखिरकार वो अपनी नई तलवारों का इम्तिहान ले सकेगा। ज़ोरो पर अचानक हमले होते हैं, मगर वो सोड्समैन हार नहीं मानता और लड़ाई जारी रखने के लिए खड़ा हो जाता है। दर्जनों दुश्मनों के खून से अपनी तलवार रंगने के बाद ज़ोरो का सामना एक नन से होता है जो बहुत मासूम बनने का नाटक करती है ताकि उसे चकमा देकर उस पर पेपर स्प्रे फेंक सके। एक छोटे से ब्लेड से जख्मी होने के बाद ज़ोरो पीछे हट जाता है और बहुत ध्यान से उस औरत के कदमों की आहट सुनता है ताकि आंखें ना खोल पाने के बावजूद उसे निशाना बना सके। कुछ ही सेकंड्स में ज़ोरो की नज़र वापस आ जाती है और वो अपनी तलवारों से उन बाकी दुश्मनों का सफाया शुरू कर देता है जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए उस पर हमला कर रहे होते हैं। जब लूफी हिप्नोसिस से जागता है तो उसे पता चलता है कि वेंसडे और एट उसका शिप चुराकर आइलैंड से भागने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए वो उन्हें रोकने का फैसला करता है। शिप तक पहुंचकर स्ट्रॉ हैट अपनी पावर्स इस्तेमाल करके उन्हें नीचे गिरा देता है और तभी नामी वहां आ जाती है। नामी बताती है कि ये पूरा शहर बरोक वर्क्स के लिए काम करता है, इसलिए यहाँ का हर बंदा उनका दुश्मन है। अचानक मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 वहाँ नमूदार होते हैं और बताते हैं कि उन्हें मिस्टर 0 ने इन 2 गद्दारों को पकड़ने के लिए भेजा है।
वेंसडे और एगरम को भागने में मदद करने के बाद नामी उन्हें सब कुछ सच-सच बताने का कहती है। वो जवान लड़की बताती है कि वो दोनों दरअसल बरोक वर्क्स के अंदर घुसे थे ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से खत्म कर सके। मसला ये था कि वो इतनी मालूमात जमा नहीं कर पाए जो इस ऑर्गेनाइजेशन को गिरा सके, और भागते वक्त एगरम बुरी तरह जख्मी हो जाता है। एगरम अपना असली तारुफ एलाबास्टा रॉयल गार्ड के कैप्टन के तौर पर करवाता है और लूफी के आगे हाथ जोड़ता है कि वो प्रिंसेस विवी को सही सलामत घर पहुंचा दे, क्योंकि उनके मुल्क का मुस्तकबिल अब इसी पर है। ये जाने बगैर कि मिस वेंसडे कौन है, लूफी उसे घर पहुंचाने का वादा कर लेता है। फिर एगरम अपनी विग में छुपी मशीन गन निकालता है और दुश्मनों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है ताकि पायरेट्स विवी को लेकर शिप तक जा सकें। प्रिंसेस बताती है कि बरोक वर्क्स उसके बाप और एलाबास्टा के अवाम के दरमियान नाइत्तेफाकियां पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से उनका मुल्क सिविल वॉर के दहाने पर खड़ा है। एगरम की मदद से विवी ने मिस्टर ज़ीरो की असली पहचान ढूंढ ली है, जो इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, और ये मालूमात उसके मुल्क को बचाने के लिए काफ़ी हो सकती है। लेकिन जब विवी देखती है कि रॉबिन पहले से शिप पर मौजूद है, तो उसे एहसास होता है कि अपने मुल्क वापस जाना उसकी सोच से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। अपनी पावर से लूफी और उसकी क्रू के हर हमले को नाकाम बनाने के बाद रॉबिन उन्हें एक सौदा यानी डील ऑफर करती है। वो उन्हें एक इटर्नल पोज देने की कोशिश करती है, जो उन्हें एक वीरान आइलैंड का रास्ता दिखाएगा, ताकि वो रास्ते में आने वाले 2 मज़ीद आइलैंड्स की मुसीबत से बच सकें और ग्रैंड लाइन को तेज़ी से पार कर लें। मगर लूफी ये सौदा मानने के बजाय उस डिवाइस को तोड़ देता है। रॉबिन उन्हें वॉर्न करती है कि विवी को साथ रखकर उन सब ने अपनी जान खतरे में डाल दी है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ घंटों बाद स्ट्रॉ हैट्स लिटिल गार्डन पहुंचते हैं और आइलैंड की सैर के लिए शिप से नीचे उतरते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो एक ऐसी पुरानी जगह पर हैं जहां डायनासोर्स और खौफनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। जब नामी ऊसॉप को हिम्मत दिलाकर बाहर निकलने के लिए राजी कर रही होती है, तो वहां अचानक एक दैव आ जाता है, जो शिप की सारी बियर पीने के बाद नामी को लंच के लिए ले जाने का फैसला करता है। कुछ मिले दूर सांजी और जोरो का सामना एक टी-रेक्स से होता है, मगर स्वॉर्ड्समैन एक ही वार में उसे ढेर कर देता है। जायंट की केव में पहुंचकर ऊसॉप अपनी झूठी बहादुरी की कहानियों से उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है, जबकि नामी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। मगर जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ब्रॉगी का उन्हें खाने का कोई इरादा नहीं है। सच तो ये होता है कि वो जायंट बहुत अकेला महसूस कर रहा होता है और उसमें इंसानों को सिर्फ लंच पर साथ देने के लिए पकड़ा होता है। उसी दोपहर लूफी और विवी की मुलाकात एक और जायंट डॉरी से होती है, और उन्हें पता चलता है कि हर रोज़ जब ज्वालामुखी फटता है तो इस आइलैंड पर रहने वाले ये 2 जायंट्स मौत की लड़ाई लड़ते हैं। 73,000 से ज़्यादा मुकाबलों के बाद भी ब्रॉगी और डॉरी इस पुरानी दुश्मनी की रिवायत को निभा रहे होते हैं। हर रोज़ उनकी ये जंग बराबरी पर ख़त्म होती है। डॉरी के मुताबिक जायंट्स 300 साल तक जीते हैं, और पिछले 100 सालों से उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने दुश्मन को हराना। हालांकि उनमें से किसी को भी वो पुरानी वजह याद नहीं होती जिससे ये दुश्मनी शुरू हुई थी। जब दोनों दुश्मन मुकाबले के लिए मिलते हैं, तो लूफी और उसॉप अपने अपने पसंदीदा जायंट को चीयर करने के लिए अलग हो जाते हैं। मगर नामी को इस लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही होती है। अचानक ब्रॉगी लड़ना बंद कर देता है और हर चीज़ से ये लगता है कि उसे जहर दिया गया है। उसी लम्हे लूफी की नज़र बरोक वर्क्स के 2 एजेंट्स पर पड़ती है, जो एक चट्टान पर खड़े होते हैं, और वो उनकी तरफ भागता है। इस दौरान उसॉप जंग रोकने की कोशिश करता है, मगर ब्रॉगी कमज़ोरी के बावजूद लड़ाई जारी रखने का फैसला करता है और आखिरकार डॉरी की तलवार से मारा जाता है। नामी को पकड़ने के बाद वैलेंटाइन उसॉप को नीचे गिरा देती है, जो बच जाने वाले जायंट को सब बताने के लिए भागता है। जब डॉरी को पता चलता है कि उसके साथी को जहर दिया गया था, तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। उसॉप नामी को बचाने का फैसला करता है। ब्रॉगी की केव में पहुंचकर डॉरी उसकी मौत का गम मनाता है और कसम खाता है कि वो उस बंदे को ढूंढ निकालेगा जिसने जहर दिया। उसी वक्त मिस्टर 3 वहां नमूदार होता है और अपनी बनाई हुई मोम का इस्तेमाल करके उस जायंट को कैद कर लेता है। कैद होने के बाद जब विवी को उस वैक्स की झोंपड़ी में लाया जाता है जहां उसके दोस्त पहले से होते हैं, तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखती है कि नामी की स्किन पर पेंट का एक निशान है। प्रिंसेस फौरन अपना पैर फैलाकर उस सर्कल को मिटा देती है और नामी फौरन नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद इन तीनों को बाहर लाया जाता है और उनके पैरों को वैक्स से बनाए एक केक से चिपका दिया जाता है।
मिस्टर 3 का मकसद उन्हें मूर्तियां बनाना होता है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता तड़प कर मर जाएं। नामी किसी तरह उस विलन को राजी करती है कि वो जोरो की टांग से इंक साफ कर दे और सोर्ड्समैन अपनी तलवारों से खुद को आज़ाद करने की कोशिश करता है। मगर उसे पता चलता है कि वो वैक्स स्टील जितनी सख्त है और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपने कैप्टन को बचाने के बाद उसॉप वैक्स मॉन्यूमेंट की तरफ भागता है और लूफी मिस्टर 3 का पीछा करता है जब उसे पता चलता है कि आइलैंड पर होने वाली हर बुराई का मास्टरमाइंड वही है। उसी वक्त उसॉप वैलेंटाइन को उकसाता है कि वो उस पर हमला करे और उसके ताकतवर पंचेस गलती से उन वैक्स स्टैच्यूज को तोड़ देते हैं जिनमें स्ट्रॉ हैट्स कैद थे। जब लूफी ब्रोगी की केव में पहुंचता है तो वो डॉरी के जिस्म की गिर्द बनी वैक्स की मूर्ति देखकर और भी ज्यादा आग बगोला हो जाता है। फिर जब मिस्टर 3 उसे कैद करने के लिए वैक्स की हथकड़ियां इस्तेमाल करता है तो ये चालाक पायरेट उसी हथियार को अपने फायदे के लिए यूज करता है और अपने रबर वाले हाथ को घुमाकर दुश्मन पर हमला करता है, जैसे वो हथकड़ी नहीं बल्कि कोई हथौड़ा हो। इस मुकाबले को जीतने के बाद लूफी डॉरी को आज़ाद कर देता है और अपने दोस्तों से मिलने निकल जाता है। जब टीम आइलैंड छोड़ने वाली होती है तो दोनों जायंट्स उन्हें खुदा हाफिज कहने आते हैं। डॉरी की तलवार इतनी तेज नहीं थी कि वो ब्रोगी को खत्म कर देती, इसलिए ब्रोगी जिंदा बच जाता है और दोनों अपनी इस फजूल दुश्मनी को खत्म करने का फैसला करते हैं। जैसे ही क्रू अपना सफर शुरू करती है, एक बहुत बड़ा समुद्री मॉन्स्टर पानी से बाहर निकल आता है और वो सब डर के मारे जम जाते हैं कि अब क्या करें। मगर ब्रोगी और डॉरी फौरन मिलकर उनकी मदद करते हैं और अपने हथियारों से पानी की ऐसी ताकतवर धार निकालते हैं जो उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एलाबास्टा के रास्ते में नामी की तबीयत खराब होने लगती है और उसके जिस्म पर इन्फेक्शन के निशान नजर आने लगते हैं। इसलिए टीम फैसला करती है कि रास्ते में मिलने वाले पहले आइलैंड पर रुककर मेडिकल हेल्प ली जाए और वो ड्रम किंगडम पर रुकते हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात डैल्टन से होती है जो सिविल गार्ड का कैप्टन होता है। वो बताता है कि ब्लैकबेर्ड की गैंग ने इस आइलैंड को तकरीबन तबाह कर दिया था। उसके मुताबिक आइलैंड पर सिर्फ एक ही डॉक्टर बची है जिसका नाम कुरेहा है और वो एक जादूगरनी है जो बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर एक कैसल में रहती है। जब उन्हें एहसास होता है कि नामी सुबह तक जिंदा नहीं बच सकेगी तो सांजी और लूफी फैसला करते हैं कि वो उसे जल्द अज जल्द उस कैसल तक पहुंचाएंगे। नामी को अपने जिस्म से बांधकर लूफी पहाड़ चढ़ना शुरू करता है, मगर आधे रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है। खुशकिस्मती से वो चट्टान को पकड़ लेता है, मगर थोड़ी देर बाद सांजी भी फिसल जाता है। गिरते वक्त सांजी लूफी से कहता है कि वो मिशन जारी रखे, मगर लूफी अपने क्रू मेंबर को छोड़ने से इनकार कर देता है और अपनी गर्दन लंबी करके उसे बचाने के लिए भेजता है। अपनी इलास्टिक गर्दन की वजह से लूफी सांजी तक पहुंच जाता है और उसे सीधा पहाड़ी की चोटी पर फेंक देता है। कुछ मिनटों बाद लूफी भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और कैसल तक पहुंचने से पहले ही थकान से बेहोश हो जाता है। घंटों बाद जब नामी की आंख खुलती है तो वो एक छोटे से हिरण को देखती है जिसने टोपी पहनी होती है। उसे पता चलता है कि ये छोटा जानवर डॉक्टर कुरेरा का असिस्टेंट है जिसने उसका ख्याल रखा था। चॉपर से मिलकर लूफी और सांजी इस छोटे शर्मीले और डरपोक जानवर को देखकर हैरान होते हैं, जो दिखने में नाजुक है मगर दिल का बहुत बहादुर होता है। रात के खाने पर जब लूफी चॉपर से साथ चलने का पूछता है तो कुरेहा बताती है कि चॉपर के दिल में इंसानों के लिए बहुत नफरत है। उसके मुताबिक चॉपर अकेला बढ़ा हुआ, ना उसका कोई दोस्त था ना खानदान। उसके पास सिर्फ आइलैंड का सबसे बुरा डॉक्टर था जो उसके लिए सब कुछ था। डॉक्टर्स के शिकार के दौरान वहां के जालिम बादशाह वॉपोल ने आइलैंड के सारे डॉक्टर्स को पकड़कर कासल में कैद कर दिया था और जो रुकावट बनता उसे खत्म कर देता। आखिर में सिर्फ 2 डॉक्टर जिंदा बचे थे, कुरेहा और डॉक्टर हिरेलुक। एक रात बादशाह के गार्ड से भागते हुए हिरेलुक को एक छोटा जख्मी जानवर मिलता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसका भरोसा जीत लेता है। चॉपर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो डॉक्टर के घर में होता है जो उसके जख्मों का इलाज करता है। चॉपर बताता है कि उसकी नीली नाक की वजह से दूसरे हिरणों ने उसे निकाल दिया था और इंसानों ने उसे मारा क्योंकि वो बोल सकता था। हिरेलुक को पता चलता है कि चॉपर ने एक डेविल फ्रूट खाया है जिससे उसे नई एबिलिटीज़ मिली है। तब से चॉपर और हिरेलुक साथ रहने लगे और डॉक्टर ने अपने इस शागिर्द को सब कुछ सिखाया। मगर डॉक्टर खुद बहुत बीमार था और सालों तक इलाज ढूंढने के बाद उसे पता चल गया कि उसके पास वक्त कम है।
चॉपर से अलविदा कहने के बाद हिरेलुक अपनी जेबों में एक्सप्लोजिव्स भरकर कैसल में दाखिल होता है और अपने उन साथियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है जिन्हें बादशाह ने कैद किया होता है। मरने से पहले डॉक्टर डॉल्टन से कहता है कि गार्ड्स चॉपर को नुकसान ना पहुंचाएं क्योंकि वो किसी भी वक्त वहां आ सकता है। चॉपर को आता देख डॉल्टन गेट के सामने खड़ा हो जाता है ताकि उसे अंदर जाने से रोके। चॉपर अपना साइज बड़ा कर लेता है ताकि उसके ऊपर से गुजर सके, मगर डॉल्टन उसे समझाता है कि वो अपनी जान फजूल में ज़ाया ना करे और उसे राज़ी करता है कि वो हिरेलुक की कुर्बानी का एहतराम करते हुए वहाँ से चला जाए। उस दिन के बाद चॉपर डॉक्टर कुरैहा के पास रहने लगा, जिसने वादा किया कि वो उसे एक असली डॉक्टर बनाएगी। इस दौरान डॉल्टन शहर के गेट पर पहरा देते हुए जंगल से धुआं निकलता देखता है। वहां बादशाह वॉपल के सिपाही उस पर तीरों से हमला करते हैं और उसे बादशाह के सामने लाया जाता है। जब डॉल्टन को पता चलता है कि वॉपल ब्लैकबियर्ड के हमले के वक्त भागने के बाद अब वापस तख्त हासिल करना चाहता है, तो वो साफ कह देता है कि अवाम उस जैसे जालिम को कबूल नहीं करेंगे। वॉपल अपनी डेविल फ्रूट की पावर्स दिखाता है। डॉल्टन एक दरिंदे बीस्ट में बदलकर हमला करता है, मगर उसे जख्मी कर दिया जाता है और पता चलता है कि वॉपल ने अपनी ही फौज को खाकर मजीद खतरनाक सोल्जर्स बना लिए हैं। ज़ोरो और उसॉप गांव को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, जबकि विवी पहाड़ी पर चढ़कर लूफी को वॉर्न करने जाती है, मगर उनके नीचे उतरने से पहले ही वॉपोल कैसल पहुंच जाता है। गांव में लोग ज़ोरो और उसॉप के साथ मिलकर शाही फौज का मुकाबला करते हैं और देखते हैं कि सारे सिपाही मॉन्स्टर्स में बदल चुके हैं। कैसल पर हमला होने पर चॉपर फौरन सांजी की मदद करता है ताकि नामी को वहां से सही सलामत निकाला जा सके, और वो अपना मस्कुलर रूप इख्तियार करके बादशाह के आदमियों से अपनी पेशेंट का दिफा करता है। उन आदमियों से पीछा छुड़ाने के बाद चॉपर और सांजी लूफी से मिलते हैं और सांजी लूफी की मदद करता है ताकि वो बादशाह को कैसल से बाहर फेंक सके। वॉपल की हार के बाद उसके गार्ड्स वापस अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं और जान बख्शी के लिए सरेंडर कर देते हैं। डॉक्टर्स को आज़ाद करने और डॉल्टन का इलाज करने के बाद कुरेहा ज़ोरो और उसॉप को कैसल ले जाती है, जहां चॉपर बाकी क्रू से मिलता है। उसी वक्त लूफी चॉपर को अपने क्रू में शामिल होने की दावत देता है और चॉपर मान जाता है। जाने से पहले वो कुरेहा को अलविदा कहता है और एक स्लेड पर अपने नए दोस्तों को बीच तक ले जाता है। रात को शिप पर चॉपर के लिए एक वेलकम पार्टी रखी जाती है और पहली बार उसे महसूस होता है कि वो किसी जगह का हिस्सा है। अगली मंजिल आखिरकार एलाबास्टा किंगडम है और लूफी विवी से वादा करता है कि वो उसके लोगों की मदद करेगा बरोक वर्क से छुटकारा पाने में। ये सुनकर विवी को सुकून मिलता है कि इस जंग में उसके पास भरोसेमंद दोस्त हैं, और वो बताता है कि मिस्टर ज़ीरो, जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, वो दरअसल सर क्रोकोडाइल है, जो ग्रैंड लाइन का एक बहुत ही बदनाम और तलाश किया जाने वाला पायरेट है। तो कैसा लगा आपको इस मूवी का रिकैप? कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।